यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस वतन लाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के तहत आज भी 11 फ्लाइट्स भारत पहुंचेगी, जिसमें 2200 से अधिक भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इन फ्लाइट्स में से 10 दिल्ली में और एक मुंबई में उतरेगी। सुबह 8 बजे तक वायुसेना के 3 C-17 कार्गो विमान 629 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं। रोमानिया के सुसियावा से 229 भारतीयों को लेकर इंडिगो का एक विमान भी सुबह करीब 7 बजे दिल्ली पहुंचा। तो वहीं भारतीय वायुसेना यूक्रेन के युद्ध वाले इलाकों में फंसे भारतीय छात्रों को अपने खास विमान यानी कि IL-76 से लाएगी। आपको बता दें कि हिंडन एयरबेस से उड़ान भरेंगे और रूस की राजधानी मॉस्को में विमान उतरेंगे। मॉस्को के खार्किव की दूरी करीब 750 किलोमीटर है। रूसी सैन्य बल युद्धग्रस्त शहरों के ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाकर भारतीय छात्रों को मॉस्को में एयरबेस तक सुरक्षित पहुंचाएंगे। तो वहीं वहां से ये छात्र इन खास विमानों में बैठकर वापस से हिंडन एयरबेस पर आएंगे। अगले 24 घंटे में दोनों ही विमान मॉस्को के लिए रवाना भी हो सकते हैं। फिलहाल इन विमानों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। चलिए, अधिक बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज मेहरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, 10वां दिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का, और एक तरीके से जो बातें सामने आ रही थी शुरुआती दिनों में कि रूसी ताकत इतनी ज्यादा हावी हो जाएगी कि महज 2 से 3 दिन तक ज्यादा से ज्यादा ये युद्ध चल पाएगा, लेकिन आज 10वां दिन और 10वें दिन भी जो विभीषिका है इस युद्ध की वो बरकरार है। किस तरीके से देखते हैं आने वाले दिनों को आप? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। लोगों का अंदाज था, मैं दूसरे देशों का हिसाब था जी, और मैं ही इस बात को यूक्रेन भी लेकर मानकर चल रहा था कि ये आने वाले दिशा में ही जो है जिस तरह की गीदड़ बक्सर की तरह ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जब मामला आज 10वें दिन खिंच रहा है और जिस तरह से भयावह हालत होते जा रहे हैं, एक के बाद एक लगातार जो वहाँ पर हमले हो रहे हैं और हजारों की संख्या में जो छात्र और वहाँ के नागरिक संकट में है, लाखों लोग पलायन कर चुके हैं जी। भारत सहित तमाम जो दूसरे देशों के नागरिक और छात्र और बच्चों से उनको रेस्क्यू करने का प्रयास जारी है। तो भारत सरकार को भी ये बात मानना था कि इनकी जो है ये यूक्रेन पर रूसी हमला जो है 1-2 दिन में होकर इसका जो है खात्मा हो जाएगा। जब अब लगातार जिस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसके बाद भारत सरकार ने तय किया कि जो है फाइटर जो वायुसेना के जो है कार्गो विमान के माध्यम से भारतीय छात्रों को लिफ्ट किया जाएगा और ये बहुत ही जरूरी था। बिल्कुल, अगर सरकार को इस बात का अंदेशा पहले से होता कि हालात इस तरह से विकराल होंगे और यही कदम अगर 5 दिन पहले उठा लिए जाते तो इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त है। अब हमारे भारतीय वायुसेना के जो 17 कार्गो वहाँ जाएंगे और 2200 छात्रों को एक साथ लिफ्ट किया जाएगा, तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। और अब मानना ये क्योंकि सरकार पर भी लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है जी। जितने भी छात्र फंसे हुए हैं या भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको जितना जल्दी हो सके वहां से लिफ्ट करके सुरक्षित पहुंचाया जाए। क्योंकि देखिए, कल जिस तरह की अफवाह फैली कि उन्होंने जेलेंस्की ने सरेंडर कर दिया, स्टूडेंट वापस चले गए, आज एक ऑडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं वो यूक्रेन में ही है, तो इसका मतलब अभी वो झुकने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वो भी जेलेंस्की भी जो है रूस के सामने, पुतिन के सामने झुकने को तैयार नहीं है। इस स्थिति में क्योंकि देखिए, अब जब युद्ध हो रहा है तो जिस तरह की संपत्तियां नष्ट हो रही है और नागरिकों पर भी खतरा लगातार पहुंच रहा है, लोग मर भी रहे हैं लगातार, तो ये अब जो वहाँ लोग रह रहे हैं, कहीं बंकर्स में रह रहे हैं, छिपे हुए लोग हैं, उनके जान भी खतरे में है। ऐसी स्थिति में जितनी जल्दी हो सके, चाहे हमारे स्टूडेंट्स है, भारत सरकार जिस तरह का प्रयास कर रही है बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और आज 2200 स्टूडेंट्स को लाने की जो जिद की जा रही है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उम्मीद की जानी चाहिए बाकी बचे हुए छात्रों को भी इसी तरह भारत सरकार रेस्क्यू करके लाएगी। नीरज जी, इसके अलावा बात अगर ऑपरेशन गंगा की करें तो लगभग भारत के हर राज्य से छात्र वहां पहुंचते हैं पढ़ाई के लिए, मेडिकल की पढ़ाई, क्योंकि कहा जाता है कि कंपैरेटिवली वहां पर थोड़ी सी सस्ती होती है, या फिर जिन बच्चों का नंबर यहां पर नहीं आता, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरीके से शुरुआती एडवाइजरी के बाद में बच्चे जो छात्र थे वो वहां से लौट नहीं पाए, अब जैसे जैसे धीरे धीरे वायुसेना के बेड़ों को इसमें शामिल किया गया है, लेकिन जो अभी भी वहां फंसे हैं बढ़ते हालातों को देखकर, चूंकि अब
रूस की ओर से रिहायशी इलाकों तक भी जो बमबारियां हैं वो होने लगी है, तो यहाँ बैठे माँ बाप के सब्र का बांध कहीं ना कहीं टूट रहा है। इसके लिए क्या कुछ और अन्य उपाय किए जा सकते हैं? जो अभी स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है वो काफी है सभी को सुरक्षित वापस लाने के लिए? देखिए, मैंने कहा था कि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये इतने दिन खिंच जाएगा जी। अंदाजा था कि एक या 2 दिन में, क्योंकि देखिए वर्तमान में जिस तरह के हालात है और उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ये इतना लंबा खिंच जाएगा। तो सबको लग रहा था कि रूस के हमले के बाद में जेलेंस्की सरेंडर कर देंगे, यूक्रेन सरेंडर कर देगा, लेकिन सरेंडर हुआ नहीं और लगातार ये खिंचता जा रहा है। एक के बाद लगातार हमले हो रहे हैं और यूक्रेन ने भी रूसी सेना का भारी नुकसान किया है। तो ये किसी को भी अंदाजा नहीं था, भारत सरकार को नहीं था। जो भारतीय दूतावास है, स्टूडेंट्स के टीम में वो भी उन्होंने भी गुमराह किया, छात्रों को कहा नहीं। और 23 तारीख के बाद में उन्होंने कहा कि आप अपने अपने घर जाइए, तो वो जब अचानक छात्रों को कहा गया कि अपने अपने घर जाइए, तो पूरे यूक्रेन के अलग अलग शहरों में हमारे स्टूडेंट रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो अपने आप न तो उसकी फ्लाइट हो सकी, न कुछ वो अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सके, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर भी सरकार को लगा था कि एक दिन में ये समाप्त हो जाएगा शायद, लेकिन अब जब आज 10वां दिन हो गया तो अब सरकार पर भी लगातार दबाव बढ़ रहा है। देखिए, पूरे विपक्ष हमलावर हो गया केंद्र सरकार पर। ऐसी स्थिति में अब सरकार ने जो है कदम सही उठाया है, क्योंकि जो हमारे भारतीय सेना के कार्गो विमान है जी, वो अब स्टूडेंट्स को लेकर आएंगे। तो इनमें एक साथ बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आ रहे, 22 स्टूडेंट्स एक साथ आएंगे। पहले 300-400 स्टूडेंट्स आ रहे थे, तो ये एक बड़ा आपको होगा। और जो बाकी स्टूडेंट बचे होंगे, रहेंगे, उनको भी जो है कॉरिडोर बनाकर लाने का प्रयास किया जाएगा। और भारत सरकार का प्रयास है कि वहाँ कोई भी छात्र पत्र नहीं रहे और सबको सुरक्षित उनकी घर वापसी हो, क्योंकि लगातार जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं वो डराने वाले हैं, डराने वाले हैं। कहीं न कहीं इस समय भारत सरकार की जो रूस के राष्ट्रपति है पुतिन, उनसे बातचीत करके, यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत करके कॉरिडोर बना के सुरक्षित पहुंचाने का काम पहले करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित अपने घर वापस आ सके और लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। क्योंकि देखिए, जिनके बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, उनकी स्थिति का अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नीरज जी, इसके अलावा जो रूस के तेवर रहे हैं और जो पुतिन की स्पेशली अगर बात करें तो वो जरूर से एक चर्चा का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं रशिया के नागरिकों में भी इस युद्ध को लेकर के उतना ज्यादा जो गुस्सा है वो नजर अब खुलकर सामने आने लगा है। कल भी एक वाकया सामने आया जहां पर एक टेलीविजन न्यूज चैनल के 10 एंकर्स ने एक साथ लाइव ऑन एयर अपनी अपनी जो जॉब है उनसे रिजाइन कर दिया, ये कहकर कि रशिया इज नॉट अबाउट वॉर, रशिया सिर्फ वॉर के लिए नहीं बना है। और जो तेवर अभी नजर आ रहे हैं राष्ट्रपति के, वो बिल्कुल भी उससे सहमत नहीं है। तो कहीं ना कहीं मीडिया जो है वहां का वो खुलकर सपोर्ट करता नजर आ रहा है इस युद्ध को बंद करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आक्रामक तेवर है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के, उन्होंने मीडिया पर भी बैन लगाया है। नीरज जी, देखिए, यदि युद्ध से कभी भी किसी का फायदा नहीं होता है, फौज चाहे इधर की मरे चाहे उधर की मरे, रूस के सैनिक अगर वहाँ मर रहे हैं, यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, या वहाँ के सैनिक मर रहे हैं, या वहाँ की जो संपत्तियां नष्ट हो रही है, नुकसान पर मिलकर हो रहा है, तो जिस तरह से वहाँ की स्थिति भयावह होती जा रही है, तो रूस के जो सैनिकों के जो बयान आ रहे हैं, रूस के नागरिकों के बयान आ रहे हैं, वो भी इसलिए आ रहे हैं कि आप बार बार रूस की सेना को सिर्फ युद्ध में धकेलने में जी, तो उसका खामियाजा है रूसी सैनिकों के परिवारजनों को भुगतना पड़ता है। रूसी सैनिक कोई मशीन या फाइटर या कंप्यूटराइज नहीं है कि वो जाके बम गिरा के आ जाएंगे और उनसे किसी को नुकसान नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल जा रहे हैं, वो भी लगातार मर रहे रूस के भी। तो ऐसी स्थिति में जो लोग है, मीडिया है, उनका आक्रोश भड़कना वाजिब है। और कहीं न कहीं देखिए, ये रूसी राष्ट्रपति की सनक भी कह सकते हैं, जिसने दोनों देशों को युद्ध में धकेल दिया, तृतीय विश्व युद्ध के हालात बन गए और 10वें दिन लगातार एक दूसरे पर वार हो रहा है, प्रतिवार हो रहा है। कहीं न कहीं जो हमले लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों के मरने की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो देखिए, आक्रोश बढ़ना स्वाभाविक बात है। और जो मीडिया है, मीडिया हमेशा सावचेत करने का ही काम करता है जी। मीडिया का काम, भले ही वो रूस का मीडिया हो या दूसरे देश का मीडिया हो, उसका मीडिया भी जानता है कि उनके कितने सैनिकों का बलिदान इसमें हो गया है, कितने सैनिक वहां पर यूक्रेन पर हमला करने के लिए गए और वो वापस नहीं आ सकेंगे, उनके परिजन है, परिवार है। तो आप सोच सकते हैं तमाम तरह की बातें। और रूसी मीडिया का काम जो है सरकार पर कहीं दबाव बनाने का है। और क्योंकि देखिए, जिस तरह के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में
अब कहीं ना कहीं देखिए किसी न किसी को झुकना पड़ेगा जी। या समझौते के टेबल पर आना चाहिए। इतनी ज्यादा बर्बादी होने के बाद भी अगर दोनों देशों के बीच में अभी भी इस तरह के हालात हैं, तो इसका मतलब साफ है कि रूस किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। जी। यूक्रेन के राष्ट्रपति भी मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तबाही तय है। तो देखिए, जब रूसी सैनिकों का नाराजगी या और अन्य बातें सामने आ रही है, मीडिया के माध्यम से भी आ रही है, तो जायज बात है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते ये युद्ध लंबा टिके, क्योंकि नुकसान इसमें रूस का भी हो रहा है। ये कि रूस की बर्बादी नहीं हो रही है, रूस के लोग नहीं मर रहे हैं। जी, चलिए नीरज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत साझा करने के लिए।